औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट, आज हम लोग लेसन प्लान नंबर 14 को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने लेसन प्लान नंबर 13 पढ़ा जिसमें हमने डीसी जनरेटर को डिस्कस किया था। तो जो लास्ट हमारा लेसन प्लान था वो था जी डीसी जनरेटर का। तो आज हम लोग लेके आ रहे हैं जी अल्टरनेटर को। ठीक है, तो डीसी जनरेटर का पार्ट फिनिश हो गया। हमने डीसी जनरेटर के काफ़ी सारे पार्ट्स को डिस्कस किया था और एक जो मेन चीज़ था जिसकी वजह से डीसी जनरेटर पहचाना जाता था वो था कम्यूटेटर। ठीक है, अब कम्यूटेटर क्या चीज़ था कि कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट, ये हमने लास्ट अभी बात की थी। ठीक है, कम्यूटेटर का फंक्शन क्या था जी, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा था। अच्छा, हमने ये जो चीज़ डिस्कस की है इससे पहले जो है ना, मैंने एक और बात भी की थी कि जो हमारे पास जनरेटर है वो बाय बर्थ हमारे पास क्या बनाता है जी, एसी सप्लाई। ठीक है, टू नीड हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हमने जनरेटर की बात की थी तो जनरेटर एसी भी हो सकते हैं और डीसी भी। ठीक है, तो अभी जब हम इसमें फर्दर डिस्कस करने जाएंगे तो उसमें मज़ीद डिस्कशन आ जाएगी। तो जनरेटर बाय बर्थ क्या बनाता है जी, वो एसी ही बनाएगा, वो डीसी नहीं बनाता। अगर जनरेटर के पार्ट्स में कम्यूटेटर मौजूद हो तो फिर क्या होगा जी, वो डीसी जनरेटर होगा। ठीक है, और अगर कम्यूटेटर की जगह आपके पास आ जाए स्लिप रिंग, अगर ये वाला पार्ट मौजूद है, बाकी सारे पार्ट्स आपके वही रहेंगे जो आपके पास आर्मेचर था या मतलब डिफरेंट जो चीज़ें थी वो सारी बाकी वही हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ कम्यूटेटर रिप्लेस हो जाएगा स्लिप रिंग के साथ। कम्यूटेटर का फंक्शन था जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। स्लिप रिंग्स का काम क्या है, ये कन्वर्जन कुछ नहीं करेगा, सिंपल एसी कंटेंट को एसी में ही रहने देगा। ठीक है, तो आगे फर्दर इसको डिस्कस करते हैं जी। अपने लेसन प्लान नंबर 14 के ऊपर आते हैं जी, अल्टरनेटर। अब अल्टरनेटर में क्या चीज़ें हैं जी, इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल और बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है जी, अब इसको यहाँ से सेट करके शुरू करते हैं। अच्छा जी, जैसे हमने जनरेटर के लिए डिस्कस किया था, जनरेटर क्या करता है जी, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर पहले डिस्कस नहीं करते कि एसी है या डीसी, उस चीज़ को भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या था, जनरेटर के लिए हमने कहा था वहाँ पे डीसी को चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब अगर हम अल्टरनेटर की बात करते हैं तो अल्टरनेटर क्या कर रहा है जी, अल्टरनेटर दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट चेक करें जी, इन द फॉर्म ऑफ क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम जी, मैंने जब आपको मोटर की बात की थी, जनरेटर की बात की, मोटर एसी हो डीसी हो, जनरेटर एसी या डीसी या अल्टरनेटर हो जाए, तो सारों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या था जी, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है जी। आपके पास ईएमआई मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो आपके पास वर्किंग प्रिंसिपल एक ही है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर की सूरत में क्या होता है कि जी, जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग है जी, जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है उसको आपने मैग्नेट बनाना है। आइदर वो सेपरेटली एक्साइटेड हो सकती है या सेल्फ एक्साइटेड। जैसे हमने डीसी जनरेटर के अंदर लास्ट में हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया था, उसके अंदर सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड थे। ठीक है जी, तो फील्ड वाइंडिंग को ही आपने क्या बनाना है जी, मैग्नेट बनाना है। और जो आपकी रोटर वाइंडिंग है या जो आपकी स्टेटर वाइंडिंग है उसका मैग्नेटिक होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक आपके पास फील्ड वाइंडिंग थी और दूसरी स्टेटर वाइंडिंग, एक आर्मेचर वाइंडिंग थी या रोटर वाइंडिंग, ये दो मतलब हमने अलग अलग नाम लिए थे। फील्ड वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग एक ही चीज़ है। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं दूसरी साइड पे रोटर वाइंडिंग की या आर्मेचर वाइंडिंग, तो वो आपके पास मैग्नेट नहीं होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जब आप जनरेटर को डिस्कस कर रहे होंगे तो तब ये ज़रूरी नहीं है जी। ठीक है, तो अगर अब बाकी बेसिक डायग्राम के अंदर देखें जी, यहाँ पर आपके पास ये जो कॉन्टैक्ट्स बने हुए, ये जो सिंपल्स हैं, ये आपके पास आ जाएंगे स्लिप रिंग्स। ठीक है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन अल्टरनेटर आर एसी जनरेटर इज़ अ सिंपलर टू द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। तो इसका मतलब सिंपल जी, आप अगर स्टेटमेंट को दोबारा से खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, जो वर्किंग प्रिंसिपल डीसी जनरेटर का है वही वर्किंग प्रिंसिपल आपके पास अल्टरनेटर का भी है। किसका है जी, अल्टरनेटर का। ठीक है, अब फ़र्क क्या आ रहा है, जो जनरेटर है वो आपके पास डीसी बना रहा था। ठीक है, क्योंकि उसमें कम्यूटेटर का फंक्शन था।
जो अल्टरनेटर है वो सिर्फ क्लास इस चीज़ को ध्यान में रखना, सिर्फ और सिर्फ एसी ही बनाएगा, वो दूसरा कंटेंट बनाएगा नहीं। वो सिर्फ डीसी, जो जनरेटर है वो डीसी और एसी दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जनरेटर को डीसी में फंक्शन में यूज़ करते हैं। अल्टरनेटर सिर्फ और सिर्फ एसी होगा, ठीक है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से याद रखना है और इसको पेपर तक याद रख लें, बाकी फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे जी कि अच्छा यहाँ पर अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँ इसकी डायग्राम के ऊपर आते हैं जी। हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल, ये आपके पास परमानेंट मैग्नेट है और ये आपके पास एक लूप है, ठीक है। यहाँ पर ये प्राइम मूवर है जिसको आपने घुमाना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ से अप्लाई होगी, ठीक है। और यहाँ से आपके पास जो एसी साइन वेव लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। और जब एसी की बात कर रहे हैं तो एसी आपके पास कौन सी है जी, एसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से रखना है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको थोड़ा सा फर्दर आगे मूव करते हैं जी कि मज़ीद हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा क्लास, अब दूसरी चीज़ जो मज़ीद इसमें हम डिस्कस करने जाएंगे वो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा, तो ये चीज़ पूरी वाज़ेह नहीं होगी। अच्छा क्लास, अभी जो मज़ीद हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें फ़र्दर जी, राइट हैंड रूल या लेफ़्ट हैंड रूल, जब हमने मोटर को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि मोटर के अंदर फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल अप्लाई होगा, और जब हम जनरेटर की बात करते हैं जनरेटर में आपके पास फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आ जाएगा। तो राइट हैंड रूल और लेफ़्ट हैंड रूल हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके पास थंब है तो थंब आपके पास क्या चीज़ को बता रहा था जी, मोशन को, ठीक है। अगर फर्स्ट फिंगर आ जाएगी तो फर्स्ट फिंगर आपको किस चीज़ को डिनोट कर रही होती है जी, फील्ड को। और जो कर्ल फिंगर होती है तीसरी फिंगर, तो वो आपको क्या डिनोट कर रही थी वहाँ पर करंट के लिए। तो वहाँ पर आपके पास अगर राइट हैंड रूल को आप देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और ये सारी चीज़ें यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप इसको एक दफ़ा थॉरली पढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा, जो मेन मुद्दे की बात बताने जा रहा हूँ कि आप इस डायग्राम के अंदर और इस डायग्राम के अंदर बेसिक फ़र्क देखें जी, क्या फ़र्क है, ठीक है। अब अगर मैं पोल्स की बात करता हूँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, ये तो दोनों सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो हम दूसरी बात कर रहे हैं स्लिप रिंग्स, क्योंकि अगर आपके पास अल्टरनेटर होगा तो यहाँ पर स्लिप रिंग्स होंगे, तो अगेन यहाँ पर भी स्लिप रिंग्स आपको नज़र आएंगे, ठीक हो गया जी। मतलब वो सेम है लेकिन यहाँ पे मिसिंग हुआ है डायरेक्शन वाइज। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेन चीज़ देखने वाली है कि इस लूप को चेक करें। इस लूप के अंदर आपके पास ए कंटेंट है, बी है, सी है और डी है। यहाँ पर वैसे ही सिचुएशन में आपके पास लूप पड़ा हुआ है या डिफरेंट है, यहाँ पे मस्ट है जी डिफरेंट हो गया है, क्योंकि लूप ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। पहले वो ए बी पोजीशन में था, अब वो सी डी वाली पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे जी, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर मजीद करता हूँ। यहाँ पर क्या चीज़ है, द कंडक्टर कॉयल ए बी सी डी इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक हो गया जी। ये ये मैग्नेट आ जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर हमने लूप कौन सा है जी, ए बी सी डी, इसको प्लेस कर दिया। अच्छा, इसके बाद इसके साथ हो क्या रहा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी फॉर्म ऑफ एन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मतलब कि इसी तरीके से जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्शन वाइज बन जाएगा, मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपके जा रहे हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल आ जाएगा। द कॉयल इज कनेक्टेड टू द स्लिप रिंग्स, ठीक है जी, स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्ट क्योंकि ये एसी है। एंड द लोड इज कनेक्टेड थ्रू ब्रशेज ऑन द स्लिप रिंग्स। अब यहाँ पर कार्बन ब्रशेज मौजूद हैं, कार्बन ब्रश आपके निकले नहीं है। एक चीज़ को याद रखना, जो आपने डीसी जनरेटर के पार्ट्स पढ़े थे सेम वही पार्ट्स आपके एसी जनरेटर के भी हैं, ठीक है। स्वाई स्वाई क्या चीज़ है, यहाँ पर कॉम्यूटेटर था, यहाँ पर कॉम्यूटेटर था, तो यहाँ पर आपके पास स्लिप रिंग्स आ जाएंगे। कॉम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता था और यहाँ पर ये क्या करेगा, सिर्फ एसी को ही आगे ब्रशेस को दे देगा, ठीक है जी। तो ब्रशेस भी आपको नज़र आएंगे। अब यहाँ पर केस 1 और केस 2 की स्टडी करनी है थोड़ी सी, उसको ध्यान से ज़रा, ये इसको मैं थोड़ा सा यहाँ तक एडजस्ट कर लेते हैं, ये केस 1 है जी। अच्छा, जब केस 1 की बात करेंगे तो केस 1 हमारे पास जो जा रहा है वो ये सारा सीन है, नीचे लिखा भी हुआ केस 1 और ये केस 2, डायरेक्शन वाइज इसको चेक करना है। तो पहले जब केस 1 था, द कॉयल इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज इन द केस, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैन बी गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड इट विल बी ए बी सी डी, ठीक हो गया जी। अब क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका मतलब है कि घड़ी के तरीके से, जैसे घड़ी के अंदर कैसे क्लॉकवाइज होता है जी, जो भी सुई आपकी नीडल है वो 12 से एक की तरफ जाती है, 1 2 3 4, तो ये क्लॉकवाइज तरीके से हो जाएगा। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई कर देंगे।
और जब भी ये पहला वाला लूप घूमेगा तो हमें इस कॉइल के अंदर क्या फील हो जाएगा, जो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगी, यहाँ पर जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपके पास एक प्लस वाला ही हाफ बन जाएगा। ठीक है जी। अब इस चीज़ को ध्यान से रखना है कि जब ए बी सी डी था, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई हुआ और जो भी आपके पास इंड्यूस करंट था उसने आपको ये प्लस हाफ दे दिया। ठीक है। अब इसको हम मजीद फर्दर देखते हैं जी। केस टू में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अकॉर्डिंग टू डी सी बी ए, मतलब उसके बिल्कुल ऑपोजिट। अगर आप यहाँ पर देखें ये बिल्कुल ए बी सी डी लिखा हुआ है, लेकिन दूसरी साइड पे डी सी बी ए हो जाएगा। दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस आफ्टर हाफ ऑफ टाइम पीरियड, इट्स मीन वी गेट द अदर साइकिल। अब यहाँ पर ये चीज़ देखें कि जब हमारे पास ए बी सी डी था, ये ए बी सी और डी के लिए ये वाला हाफ बनेगा, लेकिन जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, जब हमारे पास दूसरा हाफ बनेगा जो साइन वेव आएगी, उसमें क्या हो जाएगा, डी सी बी और ए। इसी वजह से हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलता है जब भी आपका लूप घूमेगा। तो यहाँ पर अल्टरनेटर आपके पास, मैंने कहा था, बाय बर्थ एसी ही बनाता है। इस एसी को कन्वर्ट किया जाता था कॉम्यूटेटर में डीसी जनरेटर के अंदर, और एसी में अल्टरनेट जो आपके पास अल्टरनेटर है वो सेम ही रहेगा, उसमें चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो इस लूप को लाजमी समझना कि जी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या था उसको लिखना आना चाहिए, और जो इंड्यूस करंट है जब लूप ए बी सी डी में होगा तो उस टाइम पे कौन सा वाला हाफ बनेगा जी, ऊपर वाला। और जब दूसरी दफ़ा आएगा तो दूसरी दफ़ा कौन सा हाफ बनेगा, तो वो नीचे वाला हाफ बन जाएगा। तो आपके पास एक प्योर साइन वेव आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट इसको फर्दर आगे मूव करते हैं जी। रोटर डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, ये आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, थ्योरी में इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ जी मोटर और मतलब जनरेटर और अल्टरनेटर में बेसिक डिफरेंस। ठीक है, ये मेन हमारे मुद्दे की बात है। बाकी इससे पहले डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि जो आपके डीसी जनरेटर के पार्ट्स हैं वही आपके अल्टरनेटर के भी हैं, या अल्टरनेटर या एसी जनरेटर। ठीक है, सेम पार्ट्स आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो था वो कॉम्यूटेटर था, यहाँ पर कम्यूटेटर मिसिंग है, यहाँ पर आपके पास स्लिप रिंग्स आ जाएगी। बाकी सारे कंपोनेंट्स, सारे पार्ट जितने बैरिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग, वो सारे पार्ट्स आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब फर्दर डिस्कस करने जाते हैं जी। जनरेटर के अंदर पहली बात क्या लिखी है, जनरेटर हैव टू टाइप्स। कौन कौन सी हैं जी, एसी एंड डीसी। बात समझ आ गई कि जनरेटर एसी भी हो सकती है और डीसी भी। लेकिन अल्टरनेटर क्या है जी, वो आपके पास सिर्फ वन टाइप है, वो सिर्फ आपके पास एसी ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है जी। पहले पार्ट्स आपके पास हो गए। अच्छा, इसके बाद जो जनरेटर है वो कह रहा है जी हैज़ लेस आरपीएम देन अल्टरनेटर। अब यहाँ पर साइज़ देखें, यहाँ पर देखें कि एक जी हैवी वेट है और दूसरा लाइट वेट है। जब हैवी वेट होगा उसको घुमाने के लिए उतनी एनर्जी भी चाहिए होगी, तो इसके आरपीएम, जब ये मोटी चीज़ है मतलब भारी चीज़ है, तो इसके आरपीएम्स कम होंगे। आरपीएम और नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट, नंबर ऑफ रोटेशन जो होती है वो आपके आरपीएम की स्पीड आ जाती है। तो यहाँ पर रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में वो कितने रोटेशन लेता है। इसके मुकाबले में अगर आप अल्टरनेटर की बात करेंगे तो अल्टरनेटर क्या चीज़ है जी, अल्टरनेटर में देखें जी इसके आरपीएम्स ज़्यादा होते हैं जनरेटर से, वो लाइट वेट है, वो कर सकता है जी। अच्छा, इसके बाद एफिशिएंसी किसकी अच्छी है, एफिशिएंसी क्या होती है, आपके पास आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होती है। तो मतलब आउटपुट ज़्यादा होनी चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, तब हम उसको एफिशिएंट मानते हैं। तो यहाँ पर जनरेटर हैज़ लेस एफिशिएंट देन अल्टरनेटर। दूसरी साइड पे अल्टरनेटर हैज़, मतलब अगेन वही उसकी रेसिप्रोकल एक आ जाएगी, हैज़ मोर एफिशिएंसी देन द जनरेटर। तो ये चीज़ें आपने, अच्छा इसके बाद आगे फर्दर चलते हैं जी। अगर मज़ीद इसको डिस्कस करना चाहें हम लोग, तो जनरेटर हैज़ मोर हैवियर देन अल्टरनेटर फ्रॉम द सेम आउटपुट रेटिंग। अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने 1 kVA का लगा ही लिया है जी, तो यहाँ पर 1 kVA का सेम लगाएंगे एक अल्टरनेटर, लेकिन वेट में कम हो जाएगा। ठीक है, वो ज़्यादा एफिशिएंट भी हो सकता है। अच्छा जी, फॉर डीसी जनरेटर पोलराइजेशन नीड ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पर वो किसकी बात कर रहे हैं, जनरेटर की बात तो कर रहे हैं, जनरेटर के एसी वाले की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं डीसी जनरेटर की। तो डीसी जनरेटर में पोलैरिटी का लाजमी ध्यान रखते हैं। जैसे कार की बैटरी है, उसमें एक प्लस और माइनस का साइन होता है। अगर प्लस वाला साइन और माइनस वाले साइन को आप उल्टा लगा दें कि प्लस वाले की जगह माइनस और माइनस वाले की जगह प्लस लगा दें, तो यहाँ पर आपके पास ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो डीसी में पोलराइजेशन, पोलैरिटी का ध्यान लाजमी रखना है जी। तो अल्टरनेटर के लिए ज़रूरी नहीं है जी आप जिस भी पोलैरिटी के साथ है, क्योंकि वहाँ पे साइन वेव है, साइन वेव प्लस भी हो सकती है और माइनस भी, वो उसी हाफ में ये साइकिल चेंज होता रहता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 से लेके 60 हर्ट्ज़ तक हो सकती है जी। तो मेरे ख्याल से अब काफ़ी हद तक आपको जनरेटर और अल्टरनेटर के बारे में पता चल गया होगा। जो हमने ऊपर डिस्कस किया है जी, वो सारी चीज़ें आप वन बाय वन वीडियो को अगर दोबारा भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो कोशिश करें कि जितने कम टाइम में आप इसको कवर कर जाएं। ठीक है जी।
अच्छा मज़ीद अब जब हमारे पास जनरेटर फिनिश हो गया, तकरीबन एक और चीज़ है कि जनरेटर हैज़ ऑलवेज स्मॉल आउटपुट रेटिंग। हाँ ये भी चीज़ देखना जी, जब भी जनरेटर बनाए जाते हैं तो वो छोटी रेटिंग के होते हैं, ठीक है, उनका जो आउटपुट रेटिंग होती है वो स्मॉल होती है। लेकिन जब हम अल्टरनेटर बनाएंगे तो मस्ट बी लार्ज, ठीक है जी। अब जनरेटर हम डीसी जनरेटर ज़्यादा यूज़ करते थे, वो गाड़ियों के अंदर थे। आज यहाँ पे बात करते हैं, मैं अक्सर आपको कहता था क्लास में कि डीसी जनरेटर या अल्टरनेटर्स हो सकते हैं, लेकिन हम डीसी जनरेटर को यूज़ नहीं करते। उसकी रीज़न क्या थी कि डीसी जनरेटर तो बल्कि होते थे, ठीक है, और इसके बाद दूसरी चीज़ कि उसका कॉमोडेटर ख़राब हो जाता था। कॉमोडेटर ख़राब होने से क्या मसले पैदा हुए कि जी गाड़ी के अंदर आपको पूरा जनरेटर चेंज करना पड़ता था, उसको खोलना जोड़ना बड़ा मुसीबत था। लेकिन अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है कि बाय बर्थ वो एसी ही बनाता है, ठीक है। एसी बनाने के बाद जब आपकी गाड़ी के अंदर जो चार्जर है, आप उसी के ज़रिए उसको कन्वर्ट करके उसको डीसी में कन्वर्ट करके आपकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए इजी हो गया। अब सिर्फ ख़राब ही कमोडेटर होता था और वो पीस हमने बाहर निकाल लिए, यहाँ से हम एसी सप्लाई लेके उसको कन्वर्ट करते थे डीसी में चार्जर के थ्रू, तो वो हमारे लिए बड़ा ईजी हो गया। तो इस वजह से इस जो आपके पास अल्टरनेटर है वो ज़्यादा चलते रहे, लेकिन जो आपके पास डीसी जनरेटर है वो ऐसा ऐसा मिनिमाइज़ होते गए। हर एक चीज़ की अपनी अफादियत है, उसके मुताबिक उसको यूज़ किया जाता है जी। हर एक के प्रोज भी हैं एंड कॉन्स भी है, दोनों तरीके से उसको लिया जा सकता है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास एक कनेक्शन आता है जी, स्टार और डेल्टा, ये प्योरली इलेक्ट्रिकल है जी। तो यहाँ पर अगर आप अपने सिस्टम को देखेंगे, जो आपके पास वापटा का सिस्टम है उसमें भी स्टार और डेल्टा का बड़ा साइन होता है जी। अब स्टार हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं और डेल्टा कहाँ यूज़ करते हैं? जब भी स्टार की बात आएगी तो आपके पास 230 और प्लस आपके पास जहाँ पे आपको न्यूट्रल चाहिए होती है वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं स्टार कनेक्शन को। और जहाँ पे हमें न्यूट्रल नहीं चाहिए होती 440, मतलब ऑलमोस्ट 400 वोल्ट अबव हमें जब भी चाहिए हो तो हम डेल्टा को इस्तेमाल करते हैं। तो फर्दर हम इसको भी डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। स्टार बनाने के लिए क्या है, यहाँ पर देख लें जी कि आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, और कॉइल के बाद दूसरी कॉइल और फिर तीसरी कॉइल, वो इसी तरीके से आपके पास बनती जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास लाइन 1, इसके बाद आपके पास लाइन 2 और लाइन 3, ठीक है जी। लाइन 2 कर लें, लाइन 3 कर लें, आपके पास वीडियो में भी बनी हुई है। और अच्छा U1 U2 और U3, अब यहाँ पर देखें आपके पास टर्मिनल बॉक्स के अंदर 6 पॉइंट है, ठीक है। इन 6 पॉइंट में आपने क्या करना है, W2 U2 एंड V2 इनको कॉमन कर दें, यहाँ पर ये सारे कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप न्यूट्रल कंसिडर कर लें। और जो आपके फेजेस हैं L1 L2 और L3 वो आपके फेजेस आ जाएंगे। तो ये स्टार बनाने का एक तरीका है। जैसे मैं आपको कहूँ ना जी 2+2, जैसे केजी के बच्चे को कहते हैं 2+2=4 कैसे होते हैं, हम उसको 2 लाइनें इधर लगा के बताएंगे, 2 लाइनें इधर लगा के बताएंगे, इन सारे को काउंट करें 1 2 3 4। तो सेम आपने क्या करना है, स्टार को याद करना है, ठीक है। ये जो डायग्राम बनी हुई है आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है कि ये डायग्राम क्यों बनी हुई है, और इसको जब भी हम यूज़ करते हैं क्यों यूटिलाइज़ करते हैं जी, 230 वोल्ट के लिए यूटिलाइज़ करेंगे और न्यूट्रल चाहिए होती है। आपके घरों में जो बिजली आ रही है वापडा आ रही है, वहाँ पे स्टार कनेक्शन के ज़रिए वो आ रही है। तो कोशिश करना है जी आपने इसको अच्छे से बनाना है। इसके बाद डेल्टा के ऊपर आ जाएंगे, तो डेल्टा जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डेल्टा हम चेंज को कहते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही है W1 W2, और इसमें क्या चीज़ है जी, इन चीज़ों को आपने आपस में मिला के L1 बना देना है, L2 बना देना और L3। ये कनेक्शन आपको पेट याद होने चाहिए जी। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और हो सके ज़्यादा ऑनलाइन देखें वीडियोस, या मतलब कोई भी इमेजेस देख के वहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं जी। अब स्टार और डेल्टा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं जी। इन स्टार कनेक्शन में क्या होता है, द स्टार आर फिनिशिंग एंड ऑफ 3 कॉइल्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूट्रल पॉइंट। अब यहाँ पर देख लें जी, आपके पास 3 पॉइंट जो है वो एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं और आपके पास एक न्यूट्रल पॉइंट भी बना रहे हैं, ठीक है। जब सारी चीज़ें इकट्ठी होगी तो वो जगह न्यूट्रल हो जाएगी। अच्छा इसके बाद क्या चीज़ है कि जी जो आपके दूसरे एंड है वो 3 एंड जो कॉयल वाले हैं वो कनेक्टेड हो जाएंगे, इस कनेक्शन को कहते हैं वो स्टार कनेक्शन है। जब हम डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा में क्या होता है कि जी अपोजिट, इन डेल्टा कनेक्शन द अपोजिट एंड ऑफ 3 कॉइल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। तो जो इनके तीनों के आपसी एंड होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और जहाँ पर वो कनेक्ट होंगे वहाँ पे आपके पास L1 L2 और L3 बन जाएंगे। तो ये आपके पास एक डेल्टा कनेक्शन का टर्मिनल बॉक्स शो किया गया है, ठीक है। अच्छा जी इसके बाद मज़ीद इसमें बात करते हैं जी, आगे चलते हैं इसमें। और कितना नीचे, ठीक है जी। अब मज़ीद बात करते हैं जी दूसरे पॉइंट की। स्टार कनेक्शन इज़ यूज वेयर वी रिक्वायर्ड अ न्यूट्रल टर्मिनल टू बी ऑब्टेन फेज वोल्टेज। अब यहाँ पर ये सबसे पहले जब हमने शुरू किया था मैंने यहाँ पे लिखा था जी 230 वोल्ट और प्लस हमें न्यूट्रल चाहिए होता है तो हम स्टार कनेक्शन यूज़ करेंगे। तो आपने इनको एज इट इज़ याद कर लेना, ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं, 5 से 6 पॉइंट होंगे। और एज इट इज़ जैसे आप ओम्स लॉ याद करते हैं या कोई भी मतलब गॉसेस लॉ हो जाए, गैस लॉ हो जाए, तो आप जैसे वो याद करते हैं सेम एज इट इज़ पॉइंट को भी याद करते जाए।
अच्छा जी, इसमें क्या चीज़ है, जब हमें न्यूट्रल रिक्वायर्ड होगी और फेज रिक्वायर्ड होगा तब हम स्टार कनेक्शन को यूज़ करेंगे। दूसरे पॉइंट में आते हैं जी, डेल्टा कनेक्शन इज़ यूज्ड वेयर वी नॉट रिक्वायर्ड अ न्यूट्रल टर्मिनल टू ऑब्टेन अ फेज वोल्टेज। तो हमें जहाँ पे न्यूट्रल नहीं चाहिए होगा वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे जी, आपके पास डेल्टा कनेक्शन आ जाएगा। इन स्टार कनेक्शन द लाइन करंट इज़ इक्वल टू द फेज करंट। अब यहाँ पर हम करंट की बात करने जा रहे हैं जी, कि जो लाइन करंट होता है वो इक्वल होगा, L1 L2 L3 वो टोटल करके आपके पास इक्वल आना चाहिए। अच्छा, इन डेल्टा कनेक्शन द लाइन करंट इज इक्वल टू द रूट 3 टाइम्स ऑफ द फेज करंट। मतलब कि जितने भी होंगे उसके रूट के, मतलब कि 3 दफ़ा में काउंट करेंगे, जैसे 220 220 220, तो आपके पास वो वोल्टेज आ जाएंगे। 110 110 110 वो इस तरीके से भी हो जाता है, 120 120 120 भी हो जाएगा। तो 3 दफ़ा उसको काउंट करना है, तो यहाँ पर वो इक्वल टू हो जाएगा। इन स्टार कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू द रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ। अच्छा ठीक है, ये चीज़ होगी जी। और नेक्स्ट अब आगे चलते हैं जी इससे मज़ीद। अब मज़ीद एक अच्छी वाली बात नज़र आनी चाहिए आपको जी, यहाँ पर मज़ीद क्या है जी, इन स्टार कनेक्शन ईच वाइंडिंग रिसीव 230 वोल्ट। ठीक है जी, कितने वोल्टेज रिसीव हो रहे हैं जी हमारे पास, 230। इस चीज़ को याद रखें। इन डेल्टा कनेक्शन ईच वाइंडिंग रिसीव 415 वोल्ट। इसका मतलब है यहाँ पर वोल्टेज हाई है, डेल्टा में हमेशा हाई वोल्टेज, और जो आपके पास स्टार है उस पर लो वोल्टेज। यहाँ पर हमारे पास तारें कितनी है, बोथ 3 फेज 4 वायर एंड 3 फेज वायर सिस्टम कैन बी ड्राइव्ड इन स्टार कनेक्शन। तो इसमें आपके पास टोटल वायर कितनी आ रही हैं, 4 आ रही हैं, एक L1 L2 L3 और चौथा न्यूट्रल। तो यहाँ पर हमारे पास 3 फेज आएंगे, चौथी वायर सिस्टम, मतलब वो आपको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास ऑलरेडी होती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आपके पास 3 वायर के साथ आएगा, L1 L2 और L3। अच्छा जी, फर्दर इसको डिस्कस करते हैं जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, द स्पीड ऑफ स्टार कनेक्शन मोटर इज स्लो। अब ये थोड़ा सा इमेजिन कर लें कि जब आपके पास 230 वोल्ट है और दूसरी साइड पे आपके पास 415 वोल्ट है, तो अगर आप वहाँ पे मोटर के कनेक्शन बनाएंगे, और ये मोटर का कनेक्शन हमेशा स्टार और डेल्टा की सूरत पे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो मोटर होगी वो स्लो चलेगी। और यहाँ पर अगर दूसरी बात करेंगे डेल्टा कनेक्शन के अंदर, द स्पीड ऑफ डेल्टा कनेक्शन मोटर इज़ हाई बिकॉज फेज गेट हाई वोल्टेजेस। तो यहाँ पर आपके पास 415 वोल्टेज है, यहाँ पे 230 है। इसका मतलब है जो 230 वाली वो स्लो चलेगी और 215 वाली ज़्यादा तेज़ी से चलेगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखें, द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायर्ड इन ईच कनेक्शन इज़ लो। जैसे मैं क्लास में बात करता हूँ कि जी अगर आपको फ़र्ज़ करें मैं कहूँ ये लाइव वायर को अपने हाथ लगाना है, इंसुलेशन नहीं हुआ हुआ, वहाँ की इंसुलेशन और जो मेन ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन दोनों में फ़र्क होता है। जो घर की वायरिंग करते हैं उसके अंदर जो इंसुलेटिंग वायर यूज़ करते हैं उसकी इंसुलेशन डिफरेंट होती है। तो अगर 230 वोल्ट है तो उसकी इंसुलेशन भी लो होगी, और यहाँ पर अगर 415 वोल्ट है तो यहाँ पर हमारे पास इंसुलेशन भी हाई होनी चाहिए। ठीक है जी। स्टार कनेक्शन सिस्टम इज जनरली एंड टिपिकल कैन बी यूज इन पावर ट्रांसमिशन लाइन्स। मतलब जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन पे आते हैं, जब आपके घरों में बिजली डिवाइड होती है ट्रांसमिशन लाइन के बाद, जो आपके मेन में आता है वहाँ पे एक लाइन और एक न्यूट्रल आ जाती है, फेज और न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है, ये आपके पास पावर स्टेशन में आ सकता है, ये आपके पास नॉर्मल डोमेस्टिक आ जाएगा, टिपिकल है जी। अच्छा, दूसरी बात क्या है जी, यहाँ पर जनरल भी एंड टिपिकल बोथ है। यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाओ और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पर आपको हैवी मशीनरी को रन करता है वहाँ पे आपको डेल्टा कनेक्शन मस्ट चाहिए होता है जी। तो इन चीज़ों को जहन में रखना है। एप्लीकेशन क्या हो सकती है जी, अगर आप फ़र्ज़ करें किसी ऑटोमोबाइल्स कंपनी में जाएँ तो वहाँ पर अगर आपके पास बता देंगे जी ये स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, फर्दर डिस्कस करते हैं जी, एक्सप्लेन द अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या था जी, कि जो आपके पास एसी सप्लाई बनाता है, ठीक है, वो आपके पास अल्टरनेटर है, अल्टरनेटिंग करंट के हिसाब से है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर, तो मैं हमने लास्ट जो 13 लेसन प्लान था उसके अंदर डिस्कस किया था जी कि सवाए कॉमोटेटर के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, कॉमोटेटर की जगह पे आपने स्लिप रिंग्स को ऐड करना है। ये आपके पास सारे पार्ट्स किसके हो जाएंगे जी, अल्टरनेटर के। और क्लास में मेरे ख्याल से मैंने आपको लास्ट टास्क भी यही दिया था कि आपने डीसी जनरेटर के सिर्फ पार्ट्स लेके आने हैं। तो वो इसी वजह से था कि अगर आप डीसी जनरेटर के पार्ट्स करेंगे ऑटोमेटिकली वो आपके अल्टरनेटर के पार्ट्स हो जाएंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जनरेटर और अल्टरनेटर, तो थोड़ी देर पहले हम उसको डिस्कस कर चुके हैं जी। बड़े ध्यान से इस चीज़ को लेके चलना है जी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन है असेसमेंट प्लान के अंदर, तो वो क्या है जी, डिफाइन अल्टरनेटर कर सकते हैं, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर, या डीसी जनरेटर वो सेम है। लिस्ट द पार्ट ऑफ अल्टरनेटर, जो डीसी जनरेटर के पार्ट्स है उसमें से कॉम्यूटेटर को निकालेंगे, बाकी सारे वही हैं जी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फील्ड वाइंडिंग एंड स्टेटर वाइंडिंग, मतलब कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है।
फील्ड वाइंडिंग क्या चीज़ होती है और स्टेटर वाइंडिंग क्या चीज़ होती है। अगर मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है, एक रोटर वाइंडिंग होता है और एक आर्मेचर वाइंडिंग, वो एक ही चीज़ के दो नाम है। व्हाट इज़ मेंट बाय द रोटर वाइंडिंग? तो रोटर वाइंडिंग क्या चीज़ है? जो स्टेटर के ऊपर आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग होगी उसको आप रोटर वाइंडिंग कहते हैं। हाउ मैनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर, हाउ मैनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इन अल्टरनेटर? तो कितनी तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी? वो एक ही तरह है, तो आपकी फील्ड वाइंडिंग को ही मैग्नेट बनाया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अल्टरनेटर। बनाएं जी डायग्राम इसकी, और एक्सप्लेन राइट फ्लेमिंग राइट एंड रोल। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जी आपके पास करने के लिए। अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे रास्ते से लेके चलेंगे तो आपके पास बहुत कुछ है। एक्सप्लेन अल्टरनेटर जी CW में है, और असिस्टेंट प्लांट के अंदर आपके पास बहुत कुछ है जी। तो अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं जी। अब काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। हाँ, तो वीडियो पता नहीं लंबी हुई है छोटी हुई, मुझे कोई आइडिया नहीं, अभी मैं देखूँगा तो फिर आइडिया होगा। तो कोशिश करें जी, जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं पूरा देखें, और कोशिश करें अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें। अब हमारे पास जो DC जनरेटर है और AC जनरेटर है या अल्टरनेटर, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो इसके पार्ट्स हैं वही इसके पार्ट्स होंगे, स्वाय क्या है जी, कॉमोटेटर को छोड़ के, और यहाँ पर स्लिप रिंग्स आ जाएगा, वहाँ कॉमोटेटर आ जाएंगे। तो कोशिश करें इसको अच्छे से फिनिश करें, स्टार डेल्टा कनेक्शन को देखें और इनको याद कर लें। सिंपल, जब आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक जी। मेरे ख्याल से अब वीडियो को एंड करते हैं, तो बेस्ट ऑफ लक।